अनीश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। आज हम लोग संविधान को देखने वाले हैं। ठीक है, संविधान को आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि संविधान क्या है और इसको हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक ना, तो आज हम लोग आसान भाषा में समझेंगे कि संविधान है क्या आखिर। तो हम लोग देखेंगे कि संविधान क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान आखिर है क्या। संविधान क्या है? हमारे देश की रूल बुक है। क्या है? हमारे देश की रूल बुक है। तो संविधान है, ये हमारे देश की रूल बुक है, मतलब कि देश को चलाने के लिए एक किताब है। ठीक है, हमारे देश कैसे चलेगी उसमें क्या है, लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, ये संविधान में सारा कुछ लिखा हुआ है कि हमारे देश किस तरह से चलेगी। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये संविधान है क्या। इसमें लिखा है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी और नागरिक के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, ये एक संविधान में लिखा हुआ चीज है। देखिए, इसमें लिखा है कि देश कैसे चलेंगे, उसके बाद सरकार कैसे बनेगी, नागरिक का अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे स्कूल की रूल बुक होती है। क्या होती है? स्कूल की रूल बुक होती है और बुक में सभी नियम होते हैं। क्या होते हैं? बुक में सभी नियम होते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल की जो रूल बुक होती है ना, उस बुक में सभी नियम होते हैं। वैसे ही देश को चलाने के लिए एक रूल बुक होती है। वैसे ही देश को चलाने के लिए क्या होती है? एक रूल बुक होती है। एक रूल बुक होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। तो संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि मतलब कि संविधान क्या है। तो संविधान एक रूल बुक है और संविधान का एक मतलब कि समरी होता है। जो समरी जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि पूरा बुक है, उसका एक समरी है। तो उसी तरह संविधान का एक समरी क्या है? प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना है। तो बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? आत्मा बोला जाता है। ये किसको क्या बोला जाता है? संविधान का आत्मा बोला जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बोला जाता है। ठीक है, जो संविधान है उसका आत्मा किसको बोला जाता है? तो प्रस्तावना को बोला जाता है। ठीक ना, देश के उद्देश्य बताए गए इस प्रस्तावना में। दोस्त, देश का उद्देश्य बताया गया। ठीक है, मतलब कि संप्रभुता। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि कोई भी देश किसी देश का अधीन नहीं है, उसका खुद का अपना निजी है, हित है। ठीक ना, किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी देश का कानून उस पर नहीं चलेगा। तो क्या है? देश एक संप्रभु है। क्या है? देश एक संप्रभु है, वो संविधान में लिखा गया है। ठीक है, समाजवादी का मतलब होता है, समाजवादी का मतलब होता है कि संविधान जो है, देश जो है उस समाज के लिए काम करेगा। क्या करेगा? समाज के लिए काम करेगा। समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि संविधान का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्या है? संविधान का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि क्या होता है कि ये देश में क्या कौन मालिक होगा? जनता मालिक होगा। ठीक है, जो इस हम शासक को, जो हमारे देश को चलाने के लिए जा रहे हैं, वो क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए हैं। वो क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए लोग हैं। तो इस संविधान में लिखा गया कि लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि इस देश में जो है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस देश में प्रमुख जनता है। ठीक है, जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। और गणराज। गणराज का मतलब हो गया दोस्त कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, वो भी है ना जनता के द्वारा चुना जाता है। मतलब प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है, लेकिन वो भी क्या होता है? देश का जो वो है, जो देश का जिस नागरिक को हम चुन के भेजते हैं, जो देश का संसद, विधायक, ये सब हम जो जिसको चुन कर भेजते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति का चयन करता है। देश के सर्वोच्च पद पर भी बैठे हुए व्यक्ति क्या है? वो भी एक लोकतांत्रिक है। वो भी क्या है? लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गणराज। प्रस्तावना में लिखा हुआ है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज। ठीक है, तो हम लोग इतना देख चुके हैं। अब हम लोग अगला स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड क्या है? मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। हर नागरिक का एक जरूरी हक होता है। जिस तरह से संविधान एक रूल बुक चलाने के लिए है। ठीक है, जो संविधान जो है एक देश को चलाने के लिए, उसी तरह वही बुक में एक नागरिकों का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, इस नागरिक का क्या क्या अधिकार होंगे। नहीं तो पता चलता कि जिस शासक को हम चुनकर भेज रहे हैं, वही शासक हम पे आकर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, तो जनता का भी इस संविधान में कुछ कुछ हक है, उसको लिखा हुआ है। जैसे कि समानता का अधिकार है। ठीक है, तो इसको ना संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 18 में लिख दिया गया है। ठीक है, 14 से लेकर 18 में लिखा गया समानता का अधिकार है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार मेरे प्यारे साथियों, ये
18 ये 19 से लेकर 22 में है। आर्टिकल 19 से लेकर कहाँ तक है? 22 में है, ठीक है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 में है, किसका? स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। जो मतलब कि हम लोग का स्वतंत्रता का क्या क्या अधिकार होंगे, जैसे शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वस्थ हवा लेने का अधिकार, ये सब हमारी स्वतंत्रता का अधिकार आता है। समानता का अधिकार में क्या है कि हम सभी लोग क्या है? समान है। हम किसी के साथ ना तो कोई भेदभाव करेंगे, ना तो अवसर में करेंगे, ना तो धार्मिक रूप से करेंगे, ना तो किसी का जातीय रूप से करेंगे, ठीक है। हम सभी लोग क्या है? संविधान के सामने हम सभी लोग समान हैं। इसका वर्णन है दोस्त आर्टिकल 14 से लेकर 18 में किया गया, समानता का अधिकार का वर्णन। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आर्टिकल 19 से 22 में किया गया है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, जैसे प्रेस का स्वतंत्रता हो गया, जैसे कानून के विरुद्ध स्वतंत्रता हो गई। अगर कोई कानून हम पे ऐसा लगा देता है जो संविधान का विरोध है, ठीक है, तो उससे निजात पाने के लिए संविधान हमें स्वतंत्रता देती है, संविधान हमें स्वतंत्रता देती है। फिर शोषण का विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, शोषण का विरुद्ध अधिकार है। तो आर्टिकल ये तुम्हारा 23 से 24 में, आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसे है कि हमें कोई जबरदस्ती बालात श्रम नहीं करा सकता है, ठीक है। बच्चे को फैक्ट्रिया में नहीं लगाया जा सकता, कोई हमें बिना मजदूरी का काम नहीं कराया जा सकता। तो शोषण करने के विरुद्ध भी अधिकार है। जैसे क्या होता था कि पहले बंधुआ मजदूरी की तरह दिन भर खटाया जाता था और शाम को उसको मजदूरी भी अपना नहीं दिया जाता था। उसी को रोकने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार लाया गया। उसका वर्णन आर्टिकल 23 से 24 में किया गया, सॉरी आर्टिकल 23 से 24 में किया गया दोस्त, ठीक है। उसका बाद आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 25 से 28 में, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से 28 में हम कौन सा धर्म मानेंगे, कौन सा धर्म को पालन करेंगे, किस भगवान को पूजा करेंगे, किस भगवान को हम मानेंगे, इसका क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 से 28 में इस चीज को वर्णन किया गया है, ठीक है। हमारी शैक्षणिक संस्था कहाँ होगी, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। उसी तरह से शैक्षणिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक हमारे अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है, शैक्षणिक अधिकार है। अगर हम किसी मतलब कि अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं तो हम अपने विद्यालय खोलकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसमें, ठीक है, और अपने हम संस्कृति को अपना खुद से पालन कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? अल्पसंख्यकों के लिए भी इसमें क्या किया गया? शैक्षणिक व्यवस्था किया गया कि वो किसी तरह का भेदभाव ना फील करे, इसके लिए वो अपनी शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल ये हो गया 29 से 30 में। आर्टिकल 29 से 30 में शैक्षणिक अधिकार है। आर्टिकल 29 से 30 में शैक्षणिक अधिकार है उसका। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में। जब अगर क्या होता है कि अगर कोई आप पे मुकदमा करे, ठीक है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप आर्टिकल 32 के साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपका जब मौलिक अधिकार का जब हनन होगा तो यही बोला गया कि जब संविधान में आपका संवैधानिक अधिकार का हनन हो, फंडामेंटल राइट का जब हनन हो, तो उसका एक रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 को लाया गया। आर्टिकल 32 को लाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये संवैधानिक उपचार है। अब हम लोग अगला स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड क्या बोलता है कि मौलिक कर्तव्य है। अगला स्लाइड में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य में बोला गया कि नागरिकों का कर्तव्य क्या क्या होगा। जब आपका मौलिक फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में संविधान आपको इतना अधिकार देता है, ठीक है, उसका बाद आपसे भी कुछ संविधान को अपेक्षा होता है कि आप भी उसके लिए कुछ करें। तो उसके लिए एक जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि संविधान का क्या है? संविधान का आपको सम्मान करना है। क्या करना है? संविधान का सम्मान करना है। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि ये नागरिकों का अधिकार है। वो संविधान का अधिकार था कि संविधान नागरिकों को क्या क्या देता है, ठीक है। ये अब है नागरिकों का अधिकार। तो संविधान का सम्मान करना है एक नागरिक का अधिकार। देश को एकता और अखंडता को बनाए रखना अधिकार है, और पर्यावरण का रक्षा करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पेड़ उड़ काट के आप वहां पे अपना फैक्ट्री डाल दिए, तो जितना आप पेड़ काटे उतना पेड़ आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या पर्यावरण का रक्षा का भी अधिकार है, ठीक है। देश को एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखना है, संविधान का सम्मान करना, ये हम लोग का क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य दोस्त आर्टिकल 51A में दिया गया, 51A में दिया गया, ठीक है। आर्टिकल इसका 51A है मौलिक कर्तव्य को, ठीक है।
उसका बाद उससे पहले है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। उससे पहले क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या बोलता है? सरकार को यह बताने वाली सिद्धांत है कि देश में जन कल्याण कैसे करे। क्या करे? जन कल्याण कैसे करे, मतलब जनता के हित में काम कैसे करे। ठीक है, जनता के हित में, किसके हित में? जनता के हित में सरकार काम कैसे करेगी जन कल्याण के माध्यम से। तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि सरकार को जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन होते जाएंगे, जब हमारे देश आजाद हुए थे दोस्त, तो उस टाइम हम लोग के पास खाने के लिए भी सही से अन्न नहीं था। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमारे देश समृद्ध होते गए, धीरे धीरे विकसित होते गए, तो धीरे धीरे हम लोग भी समृद्ध होते गए। तो उसके बाद सरकार के पास जैसे जैसे पैसा आई, तो वैसे वैसे हम लोग का क्या किया? जन कल्याण किया। जैसे हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल बनवाए, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हुआ, ये सब क्या हुआ? जन कल्याण हुआ। तो सरकार के पास जैसे जैसे संसाधन आते गए, वैसे वैसे नागरिकों का विकास होते गया। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व यही बोलता है कि सरकार को यह बताने वाले सिद्धांत है कि देश में जन कल्याण कैसे करे। ठीक है, ये बाध नहीं है, ये क्या है? बाध नहीं है, कि आपको करना ही होगा। अगर सरकार के पास संसाधन होगी तो आपको करेगी, अगर संसाधन नहीं होगी तो नहीं करेगी। इसीलिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान में बाध नहीं बनाया गया है। ठीक है, बाध नहीं बनाया गया है। अब हम लोग अगला स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड हम लोग का क्या कहता है? सरकार का व्यवस्था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। भारत मतलब कि भारत में जो है, भारत सरकार 3 भागों में बांटी हुई। कितने भागों में बांटी हुई है? 3 भागों में। ठीक ना, जो एक होता है हमारे पास विधायिका, जो हम लोग चुनकर भेजते हैं। ठीक ना, जिसको हम लोग चुनकर भेजते हैं, वो जो संसद में बैठते हैं, वो कौन है? विधायिका है। ठीक है, जो हमारे लिए देश कानून बनाते हैं। ठीक है, कि हमारे लिए देश में कानून बनाते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे होगी, हमारी रक्षा कैसे होगा, इस बार कितना कृषि पे बजट आएगा, वो क्या है? ये सब कितना कौन बनाता है? संसद बनाता है, संसद तय करता है। ठीक है, संविधान में बैठकर बहस होती है इस पे, और क्या करता है? संविधान इस पे कानून बनाती है। ठीक है, तो संविधान को कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? विधायिका के पास है। ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है? इस काम को लागू करवाती है, इस कानून को क्या करवाती है? लागू करवाती है। ठीक ना, कार्यपालिका, कार्यपालिका इस कानून को लागू करवाती है। कार्यपालिका कौन होती है? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जैसे कि भारत सरकार। भारत सरकार में IAS, IPS, ये सब क्या आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत। अगर कानून को लागू कराने में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसका रक्षा कौन करता है? उसका रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करता है। जैसे कि कोई भी देश, संसद एक ऐसा कानून बना दिया, संसद एक ऐसा कानून बना दिया कि नागरिकों के हित में नहीं है। अगर नागरिकों के हित में नहीं है, अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा दोस्त, अगर सरकार को लगेगी, अगर वहाँ का जो जजमेंट करने वाले लोग जज को लगेंगे ये कानून नागरिकों के हित में नहीं है, तो वो कानून वहीं पे क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। वो क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कानून की रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? तो न्यायपालिका के पास है। कानून की रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास। अगर कोई कानून नहीं, अच्छा कानून है, अगर उसको लागू करने नहीं दे रहा है देश में, तो उसके लिए भी क्या है? न्यायपालिका का अधिकार है कि उसमें हस्तक्षेप करे और उसको लागू करवाए। ठीक ना, ये हो गया क्या? कानून लागू करवाने की प्रक्रिया। तो इसमें कौन कौन सा है? इसमें हम लोग का विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करवाती है, और न्यायपालिका जो इसे विवाद उत्पन्न होने पे समस्या का समाधान करती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं संशोधन प्रक्रिया। क्या होती है कि हमारे संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। क्या है? जीवंत दस्तावेज है। इसको हम लोग बोलते हैं जीवंत दस्तावेज। ठीक ना, तो संशोधन प्रक्रिया है। संशोधन प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि हमारा संविधान समय समय पर बदलते रहा है, मतलब उसमें संशोधन होते रहे, मतलब संशोधन होते रहे, समय समय पर उसमें संविधान में क्या होते रहे? संशोधन होते रहे। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि संविधान, हमारा संविधान जो भारत का संविधान है, वो कैसा संविधान है? एक जीवंत दस्तावेज है। कैसा है? जीवंत दस्तावेज है। ठीक ना, भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। उसमें क्या हुआ कि समय समय पर संशोधन होते गए, समय समय पर आर्टिकल जुड़ते गए, समय समय पर उसमें सुधार होते गई। जैसे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक ना, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम क्या था? हमारे देश में इतना संसाधन नहीं थे कि हम जन कल्याण कर सके। तो इसमें ना जोड़ दिया गया, जैसे कि उस टाइम AI नहीं था, जैसे उस टाइम AI नहीं आया था, तो आज के डेट में AI आया है। ठीक है, तो AI पे क्या कानून बनेंगे, संविधान में क्या संशोधन होगा, या आज के डेट में कौन सा कानून बना सकते हैं, संविधान को संशोधन कर सकते हैं। तो इसी के लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया एक रखा गया था कि संविधान को संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं? संविधान को संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बोला गया कि समय समय पे आप
संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करना भले कठिन है, लेकिन क्या है, संशोधन कर सकते हैं। करना कठिन है, लेकिन समय समय पे क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। अब क्या है संविधान की विशेषता, क्या है संविधान की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो क्या हमारा संविधान सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है, सबसे लंबा और लिखित संविधान है हमारा संविधान। ठीक है, उसके बाद संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि हमारे संघ और राज्य, संघ और राज्य इसमें क्या है, दोनों के पास अधिकार है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, संघ और राज्य दोनों के पास अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब क्या होता है, हमारी न्यायपालिका जो है, जो हमारे रक्षा करने वाली जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, और एक मजबूत केंद्र सरकार है। क्या है, एक मजबूत केंद्र सरकार है। मजबूत केंद्र सरकार का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बाधा उत्पन्न होती है, अगर कोई भी समस्या देश में उत्पन्न होती है, तो केंद्र वो अपने तरीके से हैंडल करेगी, उस चीजों को क्या करेगी, अपने तरीके से हैंडल करेगी। ठीक ना, तो वो हो गया क्या, मजबूत केंद्र हो गया। अगर राज्य में कोई विवाद उत्पन्न ऐसा हो जाता है जो राज्य से हैंडल नहीं हो रहा, ठीक है, राज्य में ऐसा कोई विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कोई अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, तो क्या राज्य से अगर हैंडल नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, उसका देख रेख कौन करेगी, राष्ट्रपति शासन लगाकर उसका देश सीधे कंट्रोल किसके हाथ में चला जाएगा, केंद्र के हाथ में चला जाएगा, राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। ठीक है, और कहाँ से सीधे कंट्रोल होगा, केंद्र से कंट्रोल होगा। ठीक है, ये हो गया मजबूत केंद्र सरकार होगा। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं कि संविधान को बनने में, देखिए हमारा जो संविधान है उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, 18 दिन का समय लगा। ठीक है, इसमें शुरू में 395 आर्टिकल था, 395 आर्टिकल और 22 भाग थे। ठीक है, इसमें कितने भाग थे, 395 आर्टिकल और 22 भाग थे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। इसमें टोटल जो समितियां थी बनाने में, वो टोटल समितियां 22 समितियां थी। कितनी समितियां थी, 22 समितियां थी, लेकिन 8 प्रमुख समितियां थी। कितने प्रमुख समितियां थी, 8 प्रमुख समितियां थी। ठीक है, टोटल कितने समितियां थी, 22 थी, लेकिन उसमें से 8 क्या थी, प्रमुख समितियां थी। उसको सहायक समिति, ये सब क्या था, सहायक था, और बाकी जो बचा समिति इसका था सब सहायक समिति था। ठीक है, तो आज का हम लोग का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हम लोग समझे कि संविधान क्या है, उसका कैसे उपयोग किया जाता है देश में, नागरिकों के पास क्या क्या अधिकार देते हैं, फिर नागरिकों को क्या क्या अधिकार है संविधान को रक्षा करने के लिए, न्यायपालिका उस संविधान को कैसे बचाती है, अगर उस पर कोई तानाशाह उस पर काम करती है, संविधान को खत्म करने की कोशिश करती है, तो न्यायपालिका उसको कैसे प्रोटेक्शन देती है, ये सब हम लोग आज समझे हैं। तो चलते हैं, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को इसी तरह देखते रहें। जय हिंद।